हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की ये फोर्थ क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलिएंट फीचर की बात करें तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। बिफोर मेकिंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर एग्जामिन्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम सबको पता है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सचर है। जब आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से, जैसे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फेडरलिज्म लिया है, हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट लिए हैं, या फिर ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने ले लिया, जापान से लिया है। इसके अलावा आप देखोगे जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न लिए, तो बहुत सारे लिए। तो वो सारे के सारे फीचर्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं ना उसकी हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली इस पूरी क्लास में। तो अगर आपसे बोल दे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेलिएंट फीचर है, जो वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताओ, तो पहला इसमें फीचर है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर बात कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली और 22 पार्ट्स थे, 9 शेड्यूल थे। अभी की बात करें तो इसमें 450 आर्टिकल्स हैं, डिवाइडेड इन 24 पार्ट और 12 शेड्यूल है। तो बेसिकली 450 आर्टिकल्स के करीब आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके अलावा 24 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके सिवा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो क्योंकि देखो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद अडॉप्ट किया है। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली हमने अडॉप्ट किया है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बेस पे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे अमेरिका में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेम इंडिया में हमने अडॉप्ट कर ली। तो सेकेंड फीचर है हमारा बेसिकली पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than American presidential form of system of government. The parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination between legislature and executive organ. यूनिक ऑफ ब्लेंड एंड रिजिडिटी। तो आप देखोगे जब आर्टिकल हमारे 368 जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की। मुद्दा ये आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या आराम से अमेंड हो जाता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड अमेंडमेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह का है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिजिड भी है। कैसे, जब आप आर्टिकल 368 पढ़ोगे तो 3 तरीके से डिवाइडेड है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, तो आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 जब आप देखते हो तो आर्टिकल 4 और 2 वगैरह सब ये बात करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का नाम चेंज करना है या 2 स्टेट को एक स्टेट बनाना है तो उस कंडीशन में हमारा यूनिट बेसिकली सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, तो आराम से हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो अमेंडमेंट है वो है सिंपल मेजोरिटी, फिर स्पेशल मेजोरिटी, फिर थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। तो जैसे जैसे हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो सकता है, हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो सकता है, प्लस हमारे यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से भी अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो बेसिकली सिंपल भी है और स्ट्रिक्ट भी है। तो जब बात फेडरल स्ट्रक्चर की आती है, जैसे जुडिशरी की बात कर लें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आराम से नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा स्टेट में एक स्टेट को 2 स्टेट में बना देना, ये 2 स्टेट को 1 स्टेट में कन्वर्ट कर देना, किसी स्टेट का नाम चेंज कर देना, तो आर्टिकल 4 बोलता है सिंपल मेजोरिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है और स्पेशल मेजोरिटी से भी होता है। तो इसे हम बोल देते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमारा फोर्थ जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये फोर्थ फीचर है। फिफ्थ फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में और बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर हम डिफरेंस देखोगे तो फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिएबल। फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं हम जो डायरेक्ट स्टेट के अगेंस्ट में स्टेट से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं, विच प्रिंसिपल दोज विच हैव टू फॉलो बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये बेसिकली डायरेक्टिव होते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होते हैं। मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, वो फॉलो करे या ना करे। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी 6th फीचर है। फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुआ था बाद में ऐड हुआ था बेसिकली 51st ए में जो है दिया हुआ है, और 11 तरह के फंडामेंटल राइट्स है। इसमें 11 फंडामेंटल राइट 26th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 51 ए ऐड होता है, उसमें 10
फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हो जाती हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट से। उसको इसके अलावा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड होती है के में क्लोज 51A के क्लोज के में, वो 86 अमेंडमेंट से ऐड होती है। उसके अलावा बात देख लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म पे चलता है। फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तीन तरह की पावर डिवाइडेड है बेसिकली। लेजिस्लेटिव पावर जिसे हम बोलते हैं, लॉ मेकिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। तो बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होती है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल देते हैं बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इमरजेंसी लगती है तो उस कंडीशन में सारी की सारी पावर किसके पास आ जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट से छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। उसी के अलावा हमारे यहाँ गवर्नर अपॉइंट होता है, तो गवर्नर इज़ बेसिकली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए बोल देते हैं ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी। उसके अलावा एडल्ट सरफेस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडल्ट सरफेस मतलब कि एवरी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज शैल गेट द राइट टू वोट, तो उसे बोलते हैं एडल्ट सरफेस। तो ये एक फीचर है, 8th फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 9th फीचर हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखोगे तो जुडिशरी की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग पावर। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया उसको एग्जीक्यूट करना। तीसरा होता है जुडिशरी का काम होता है कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना वर्क नहीं कर रहे होते तो बेसिकली वो रिट इशू कर देती है, उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है जब आर्टिकल 124 करोगे तो अपॉइंटमेंट में या जुडिशियल वर्क में जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये आर्टिकल 124 में दिया हुआ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। उसके अलावा इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, 42nd अमेंडमेंट से प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड हो जाता है। SR बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया जाता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री और सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और सेम प्रोविजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दे दिए जाते हैं। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप को सबको देती है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाओगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है, एक सिटीजनशिप नेशनल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट सिटीजनशिप होती है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो ये एक फीचर है हमारा। सेपरेशन ऑफ पावर की बात अगर हम करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर किसके बीच में डिवाइडेड है, बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर जब डिवाइडेड है 3 ऑर्गन के बीच में तो उसे हम बोल देते हैं बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर हो जाएगा, अगर सारी की सारी पावर एक ही पर्सन में आ जाएगी, अगर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर एक ही ऑर्गन को दे दोगे तो सारी पावर उसमें आ जाएगी, तो फिर से हम मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो पावर है वो हमने पावर डिवाइड कर दी, डिसेंट्रलाइज कर दी, हमने एक आदमी को पावर ना देके अलग अलग ऑर्गन्स को पावर दे दी, तो इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये थे फीचर ऑफ, या इसे बोल देते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 4th क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की। जल्दी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और प्लीज़ सबको शेयर कर दो। ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ तो प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी 2nd सेमेस्टर में और जो 3rd सेमेस्टर में आएगा, मैं इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दूंगा, मेरी गारंटी है। किसी भी लेवल तक का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। ओके दोस्तों।